सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल विनर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के साइंस का 5th चैप्टर, जिसका नाम है इनसाइड द एटम। तो ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख लो। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ, कोई भी नए चैप्टर के ऊपर, तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो। बहुत ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट और लेके आते रहो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को स्टार्ट कर। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार यहाँ पर रिकैप करवा देता हूँ कि हम लोग ने 4th चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में क्या क्या देखा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग ने सबसे पहले देखा कि वो एटम क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद एटम का साइज़ क्या होता है। ठीक है, वहाँ पर वो भी देखा। फिर इसके बाद मैटर क्या होता है, मैटर देखा कि मैटर क्या होता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट का, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखा एटॉमिक मॉडल क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मॉडल देखने के बाद वहाँ पर डिस्कस किया हम लोग ने कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, एटॉमिक मॉडल में, एटम के एटॉमिक मॉडल में कौन कौन से साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग ने देखा कि जो साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, उनका उनमें से सबसे पहले थे जे थॉमसन। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने डेल्टन थ्योरी के बारे में स्टडी किया। ठीक है, डेल्टन के बारे में स्टडी किया, डेल्टन कौन थे। ठीक है, फिर इसके बाद उनके थ्योरी क्या थे। ठीक है, उसके बारे में स्टडी किया। अब यहाँ पर हम लोग थर्ड साइंटिस्ट जो कि थे रुदरफोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रुदरफोर्ड की देखने से पहले, ठीक है, उनके एटॉमिक थ्योरी उसमें क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, एटॉमिक मॉडल में क्या कंट्रीब्यूशन था, उसको देखने से पहले हम लोग यहाँ पर देखने वाले कि इंट्रोडक्शन टू रुदरफोर्ड। ठीक है, यहाँ पर देखने वाले कि रुदरफोर्ड असल में थे कौन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है एट द कैम्ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पर कैम्ब्रिज के बारे में बताया कि वो कहाँ पर थे, कैम्ब्रिज में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के दिखते थे। ठीक है, इस तरह के रुदरफोर्ड दिखते थे। तो इसमें बताया कि वो कैम्ब्रिज में रुदरफोर्ड स्टार्टेड टू वर्क विद जे थॉमसन। ठीक है, तो जो रुदरफोर्ड थे वो कौन थे, जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। ठीक है, उन्होंने रुदरफोर्ड ने जे थॉमसन के साथ क्या किया था, वर्क किया था। ठीक है, फिर ऑन द कंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एक्सरे ऑन गैस। ठीक है, तो गैस में जो कंडक्टिव इफेक्ट होता है उसी के ऊपर उन्होंने क्या किया था, वर्क किया था, दोनों जन ने मिलकर। ठीक है, रुदरफोर्ड और ये जे थॉमसन ने क्या किया था, कंडक्टिव इफेक्ट जो एक्सरे का होता है, गैस के अंदर जो कंडक्टिव इफेक्ट होता है उसके ऊपर क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, उसके ऊपर वर्क किया था, इतना आपको समझ लेना है। ठीक है, विच लीड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब उन्होंने उसके ऊपर वर्क किया तो उन्हें उसके बाद उन्हें क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। ठीक है, विच थॉमसन प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड इन 1897। ठीक है, तो वहाँ पर जो थॉमसन ने क्या किया, उसे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया, मतलब कि वर्ल्ड के सामने लेके आया। ये जो उन्होंने रॉबर्ट रुदरफोर्ड के साथ मिलकर क्या किया, वर्क किया, और उन्होंने क्या पता चला कि जो कंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है, गैस के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, और इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किसके वर्ल्ड के सामने लेके आया, कब, 1897 में। ठीक है, फिर इसके बाद बताया हियरिंग ऑफ बैक्यूरियल्स एक्सपीरियंस विथ यूरेनियम, रुदरफोर्ड स्टार्टेड टू एक्सप्लोर इट्स रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक बैक्यूरियल्स नाम का कोई तो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, यूरेनियम का डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो ये सुनने के बाद रुदरफोर्ड ने क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, इस ढूंढना किसको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ढूंढना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद डिस्कवरिंग 2 टाइप दैट डिफरेंट फ्रॉम एक्सरे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 2 टाइप ऐसा डिस्कवर किया। ठीक है, 2 ऐसा रेडियो एक्टिव टाइप जो है डिस्कवर किया, किसने, रुदरफोर्ड ने, इन देयर पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, तो उनकी पावर से, मतलब खुद से उन्होंने क्या किया, 2 ऐसे एलिमेंट ढूंढे, मतलब कि 2 टाइप के डिफरेंट एलिमेंट ढूंढे जो कि एक्सरे से बहुत ही अलग थे। ठीक है, फिर उसके बाद बताया कंटिन्यू हीज रिसर्च इन कनाडा, ही जॉइन द टर्म अल्फ़ा रे एंड बीटा रे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऐसा रे, ठीक है, तो एक्सरे से दोनों भी डिफरेंट थे। ठीक है, तो जो उन्होंने ढूंढा था, ठीक है, जो 2 टर्म उन्होंने ढूंढा था उसका नाम था, पहला था वो अल्फ़ा रे, दूसरा था बीटा रे। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। सो फ्रेंड, इससे पहले वाली स्लाइड में हम लोग ने देखा इंट्रोडक्शन टू रुदरफोर्ड। ठीक है, कि रुदरफोर्ड कौन थे। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं रुदरफोर्ड से न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर मॉडल देखने वाले हैं रुदरफोर्ड का। ठीक है, यहाँ पर बताया रुदरफोर्ड स्टडीड द इनसाइड ऑफ एटम बाय हिज सेलिब्रेटेड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड पुट फोर्थ द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इन द ईयर 1911। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एटम के अंदर कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में स्टडी किया, और इसको अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर सबको, मतलब कि पूरे वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, वो कौन से ईयर में इसको रिप्रेजेंट किया, 1911 में, और इसको एक नया नाम दिया। ठीक है, रुदरफोर्ड ने जो अपना न्यूक्लियर मॉडल था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में, इसको एक एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग को इन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। ठीक है, वर्ल्ड के सामने, जिसका नाम रखा उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
फिर यहाँ पर बताया स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का था उनका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दिया है, इसे मैं पढ़ूंगा और आप यहाँ पर जो है इमेज देख के आप समझ सकते हो जो जो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया रदरफोर्ड टूक अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल थिकनेस 10⁻⁴ मिलीमीटर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल लिया जिसकी जो थिकनेस थी कितनी थी, 10⁻⁴ mm थी, ठीक है। फिर इसके बाद बताया एंड बोम्बार्डेड इट विथ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने किससे के साथ बोम्बार्ड किया, ये जो गोल्ड फॉइल था उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया, इससे बम्बार्ड किया किसके साथ, अल्फा पार्टिकल्स से। तो जो अल्फा पार्टिकल्स होता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल किसके अंदर से एमिट होता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर से एमिट होता है, ठीक है। इसी पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल है इसी को क्या किया उन्होंने, बम्बार्ड किया किसके साथ, तो ये गोल्ड फॉइल के साथ, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना। सो फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर दिया ही ऑब्जर्व द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय मीन्स ऑफ फ्लोरेसेंट स्क्रीन अराउंड द गोल्ड फॉइल। तो यहाँ पर बताया कि उन्होंने क्या, जो अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है, इसको बम्बार्ड करने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर क्या लगा के रखा था, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है, ताकि वो देख सके कि ये गोल्ड फॉइल के साथ जब ये बम्बार्ड होता है अल्फा पार्टिकल तो क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद बताया इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द अल्फा पार्टिकल विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल इफ द पॉजिटिव चार्ज मास वेयर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि उनको ऐसा लगा था कि जो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ से अगर यहाँ से इसको पास किया तो ये वापस से रिटर्न आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा था कि इसके जो एटम है, ठीक है, इनसाइड द एटम के अंदर पार्टिकल जो होते हैं उसके जो मास है, ठीक है, उसका जो मास है वो कम होगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ये वापस से आ जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर बताया अनएक्सपेक्टेडली मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल एंड ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ थ्रू अ स्मॉल एंगल। तो यहाँ पर बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो भी जितने भी पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, सामने की ओर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पर आगे की तरफ चले गए, ठीक है, बट उसमें से क्या हुआ, एक स्मॉल अमाउंट, मतलब कि कुछ जो थे, ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ जो पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, बैक आए, ठीक है, एक या फिर दो, ठीक है। इतने सारे पार्टिकल में से एक या फिर दो पार्टिकल क्या हुए, बैक रिटर्न आए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए। फिर उसके बाद बताया यहाँ पर सरप्राइजिंगली वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 बाउंडेड बैक इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिनल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिनल पार्ट में सिर्फ 20,000 पार्टिकल में से कौन से सिर्फ एक पार्टिकल जो है बाउंस बैक हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से याद रख लेना कि रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें बताया कि रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है। गोल्ड फॉइल बहुत ही थिकनेस, उसका थिक कितना था, थिकनेस 10⁻⁴ mm, ठीक है। उसको बम्बार्ड किया किसके, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर से जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल निकलता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलता है, उसे क्या कहते हैं, अल्फा या फिर बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ठीक है, उसको क्या किया, बम्बार्ड किया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल के साथ। और उसको ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉइल के राउंड में क्या किया था, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा के रखा था, ठीक है, ताकि वो उसको ऑब्जर्व कर सके। तो उन्हें क्या लगा था कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गोल्ड फॉइल से टकरा के वापस आ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल था वो क्या हुआ, सीधा एकदम ट्रैवल करने लगा एक ही स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब इसमें से 20,000 में से सिर्फ क्या हुआ, 20,000 में से सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल क्या हुआ, बाउंस बैक हुआ, ठीक है। यही इस एक्सपेरिमेंट में हमें बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, एमिटर, यहाँ पर एमिटर है अल्फा पार्टिकल का, और ये स्लिट है, ठीक है, स्लिट या फिर ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है यहाँ पर, और ये गोल्ड फॉइल बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में क्या है, ठीक है, एकदम अच्छे से समझ गया क्या था इस मॉडल में और क्या उन्हें पता चला, ठीक है, कि एक ही जो है इतने सारे पार्टिकल में से सिर्फ एक ही बाउंस बैक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया कि द लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल इंडिकेट्स दैट देयर वाज नो ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ। इट मीन्स दैट दे मस्ट बी मेनली एन एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम इन द सॉलिड गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि वहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है, जब हम लोग ने एटॉमिक मॉडल पढ़ा तो उसमें क्या देखा कि जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है, वो क्या हुए, एक ही स्ट्रेट लाइन में क्या हुए, ट्रैवल कर लिए, ठीक है, बट उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा पार्टिकल था जो बाउंस बैक हुआ, ठीक है। लेकिन जो लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट लाइन में क्या किया, ट्रैवल कर दिए। तो इससे उन्हें पता चला कि वहाँ पर क्या है,
उनके पाथ में, ठीक है, जो स्ट्रेट पाथ था उसमें क्या था, एक भी ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं है जो उन सबको रोक सके, ठीक है। तो उसे ये पता चला कि कोई भी सॉलिड है, ठीक है, कोई भी सॉलिड फॉइल में क्या होता है, उसके एटम, ठीक है, इनसाइड द एटम, कोई भी सॉलिड फॉइल में, सॉलिड गोल्ड फॉइल में, वहाँ पर कोई क्या होती है, स्पेस होता है, ठीक है। क्या होता है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस में, ठीक है, मतलब कोई भी सॉलिड मैटर में क्या होता है, एक एम्प्टी स्पेस होता है, उन्हें ऐसा लगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया द स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉल और ए बिग एंगल मस्ट हैव फेस एन ऑब्स्टिकल इन देयर पार्ट, ठीक है। बट यहाँ पर जो एक क्या हुआ, जो एक पार्टिकल बाउंस बैक हुआ तो उन्हें लगा कि यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा या फिर एक बड़ा वहाँ पर क्या है, एक ऑब्स्टिकल है, ठीक है, जो इसे क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहा है, ठीक है, डिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहा है। फिर इसका बताया इट मीन्स दैट द पॉजिटिवली चार्ज एंड हैवी पार्ट कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन वुड बी इन द सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है। तो उसे ये पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, हैवी होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि एटम के जो सेंटर होता है, ठीक है, उसमें से क्या पास नहीं होने देता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, पास नहीं होने देता है, ठीक है। गोल्ड फॉइल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पास नहीं होने देता है, किसको, अल्फा पार्टिकल्स को, ठीक है। फिर इसका बताया फ्रॉम दिस रुदरफोर्ड पुट फोर्थ द न्यूक्लियर मॉडल फॉर एटम आर एस फॉलो, ठीक है। तो इसको देखते हुए उन्होंने कुछ सजेस्ट किया, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए, तो यहाँ पर मैं रीड करके बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स दिए। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उन्होंने ये 5 जो है पॉइंट्स बताए, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, देयर इज़ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम, ठीक है। तो उन्हें ये पता चला कि क्या होते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो कि किस में होते हैं, सेंटर में होते हैं, ठीक है। किसके अंदर होते हैं, सेंटर में होते हैं, एटम के सेंटर में होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, जिसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि जो एटम होता है, ठीक है, एटम के अंदर पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसे प्रोटॉन कहते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। कोई भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है एक दूसरे से सेंटर यानी न्यूक्लियस में, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एटम हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला तो न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, और दूसरा प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके सराउंड क्या होता है, रिवॉल्व होता है, ठीक है। तो इसका सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो उसका मास होता है, ठीक है, इसका वेट जो होता है किस पे कॉन्सेंट्रेट करता है, न्यूक्लियस पे, ठीक है, इसके न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट करता है। आपको इतना अच्छे से याद रख लेना है। तो इसका बताया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या वो करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस और प्रोटॉन दोनों के ही अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं ये इलेक्ट्रॉन। ये फोर्थ पॉइंट में बताया द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जितने इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, मतलब कि जितने इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं उतना ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज वो क्या होता है, बैलेंस होता है, ठीक है। एज द अपोजिट चार्ज आर बैलेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसीलिए अब ये क्यों न्यूट्रल होता है, ठीक है, जितना इसके अंदर प्रोटॉन होता है, जितना भी एटम के अंदर प्रोटॉन होता है उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसकी वजह से उसके जो चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो कैसे होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। फिर इसका फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने बताया देयर इज़ एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर एक स्पेस भी होता है, ठीक है, इसके अंदर स्पेस होता है, वो कहाँ पर होता है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। इतना उन्होंने बताया, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल एक्सपेरिमेंट जो है उनको, इसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसको परफॉर्म करने के बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, ठीक है, जो उन्हें पता चला कि क्या क्या होता है अगर हम एक एटम के अंदर देखें तो क्या क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब एकदम अच्छे से समझ गया कि कौन कौन से पॉइंट्स उन्होंने बताए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ने अभी रुदरफोर्ड की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा कि उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट दिया था, मतलब कि उन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया था, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट उन्होंने सजेस्ट किया था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को देखने वाले की कुछ दिया है, ठीक है। यहाँ पर रुदरफोर्ड के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए थे, ठीक है, उनके बारे में कुछ दिया, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एन एस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ फिजिक्स
एन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज़ रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि अगर हम लोग फिजिक्स के लॉ के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी होती है, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्यों रिवॉल्व करते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि फिजिक्स में जो भी कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी होती है, ठीक है, वो कैसे रिवॉल्व करती है, वो रिवॉल्व करती है कहाँ पर रिवॉल्व करती है, सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो कैसे रिवॉल्व करती है, सर्कुलर ऑर्बिट में। इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। फिर इसके बाद बताया इट्स एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ लेना है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर बताया कि फिजिक्स के लॉ की बात करें तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी होता है, ठीक है, वो रिवॉल्व करता है कैसे, एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और इसकी वजह से क्या होती है, उसकी एनर्जी डिक्रीज होते जाती है। फिर उसके बाद बताया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एटम डिस्क्राइब इन रुदरफोर्ड्स मॉडल टर्न आउट टू बी अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि लेकिन जो रुदरफोर्ड ने बताया, ठीक है, रुदरफोर्ड के मॉडल में बताया गया है कि ये जो एटम होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्या होता है, अनस्टेबल। फिर इसके बाद इन रियलिटी हाउएवर ऑल एटम एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव एटम आर स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि सिर्फ रेडियो एक्टिव एटम को छोड़ के बाकी सब जो भी एलिमेंट होते हैं सब क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। सिर्फ जो रेडियो एक्टिव एटम होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। बट रुदरफोर्ड के मॉडल में बताया कि सारे जितने भी एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। बट यहाँ पर जो नील बॉयर ने, ठीक है, तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट नील बॉयर है, इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जितने भी रियलिटी में क्या होता है कि ऑल एटम, ठीक है, जितने भी एटम होते हैं, ठीक है, ये सब स्टेबल होते हैं सिर्फ रेडियो एक्टिव एटम को छोड़ के। ठीक है, फिर इसके बाद बताया द शॉर्ट कमिंग ऑफ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाज रिमूव बाय द एटॉमिक मॉडल पुट फोर्थ। तो इसी को यहाँ पर उन्होंने प्रूफ किया। ठीक है, किसने प्रूफ किया, नील्स बोयर। ठीक है, कभी प्रूफ किया था, इन द ईयर 1930 में इन्होंने प्रूफ किया था कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी एटम होते हैं, एलिमेंट बोलो चाहे एटम बोलो, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को छोड़ के, रेडियो एक्टिव एटम को छोड़ के बाकी सब जितने भी एटम होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। बट रुदरफोर्ड बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, नील्स बोयर ने प्रूफ किया इसी बात को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं बोयर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल 1913। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आएगा कि इसे स्टेबल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा कि मैंने पिछले वाली स्लाइड में आपको बताया था कि जो रुदरफोर्ड थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि जो कोई जितने भी एटम होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, बट उन्होंने ये क्या किया था, प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, लेकिन बॉयर ने, ठीक है, ये जो साइंटिस्ट बॉयर थे, इन्होंने क्या कहा कि जितने भी एटम होते हैं, ठीक है, सब कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, जबकि रुदरफोर्ड ने कहा था कि वो सब अनस्टेबल होते हैं। लेकिन बॉयर ने क्या कहा कि सब एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, सिवाय सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इसी को प्रूफ करने के लिए ये एटॉमिक स्टेबल ऑर्बिट मॉडल को क्या किया, प्रूफ किया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कैसे उन्होंने प्रूफ किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ये साइंटिस्ट है। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट है, बोयर साइंटिस्ट है। तो यहाँ पर बताया इन द ईयर 1913 डेनिश साइंटिस्ट नील बॉयर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम बाय पुटिंग 4 स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर 1930 में एक डेनिश साइंटिस्ट, ठीक है, तो कहाँ के रहने वाले, ये डेनिश के। ठीक है, तो डेनिश साइंटिस्ट नील्स बॉयर ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्या एक्सप्लेन किया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, कि एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, और कैसे एक्सप्लेन किया इसे एक्सप्लेन किया अपने 4th स्टेबल एटॉमिक मॉडल से। ठीक है, तो इन्होंने एक एटॉमिक मॉडल निकाला जिसका नाम रखा उन्होंने 4 स्टेबल ऑर्बिट मॉडल। ठीक है, फिर इसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट बताए थे कि एक एटम को स्टेबल होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि ताकि हम उसे वेरीफाई कर सकें कि वो एटम क्या है, स्टेबल है या नहीं। ठीक है, अगर हमें जानना है कि कोई भी एटम स्टेबल है कि नहीं, तो नील्स बॉयर ने क्या किया है, कुछ 3 जो है पोस्टुलेट सजेस्ट किया है। ठीक है, अगर इसे हम अच्छे से समझ ले तो हम किसी भी एटम को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहला उन्होंने पोस्टुलेट किया है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस लाई इन द कॉन्सेंट्रेटेड सर्कुलर ऑर्बिट एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है एटम के आउटसाइड में, तो वो कॉन्सेंट्रेट कहाँ करता है, उसका कॉन्सेंट्रेट कहाँ रहता है, सर्कुलर ऑर्बिट पे। ठीक है,
और वो कितने डिस्टेंस पे रहता है, ठीक है, डिस्टेंस पे रहता है किसके, जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है, ठीक है, इतना डिस्टेंस पे रहता है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पर रिवॉल्व करता है, वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, और वो किसके थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहता है, किसके न्यूक्लियस के डिस्टेंस पे रहता है, ठीक है। फिर सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने दिया है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट वाइल इट इज़ इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। ये एक जो है पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है, ठीक है, एक सर्कुलर ऑर्बिट जो है इसका पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा कि पिछली वाले स्लाइड में ये भी बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होते जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर नील्स बोयर ने बताया कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वो अगर कांस्टेंट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है तो भी इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ नहीं होती है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट इट ऑब्जॉर्ब एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जंप करता है तो क्या यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है। और फिर इसके बाद बताया कि वाइल इट जंप फ्रॉम, अगर ये बाहर से अंदर की तरफ जंप करता है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जंप करता है तो ये एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको नील्स बोयर कौन थे, ठीक है, नील्स बोयर ने कौन कौन से पोस्टुलेट सजेस्ट किए थे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को अगर स्टेबल होना है तो कौन कौन से पॉइंट्स का हमें याद रखना है ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि वो इलेक्ट्रॉन या फिर एटम स्टेबल है कि नहीं, ठीक है। सो फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर हमें दिया है बोयर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये फोर्थ एटॉमिक मॉडल है किसका, बोयर्स का, ठीक है, नील्स बोयर का फोर्थ एटॉमिक मॉडल है। तो यहाँ पर दिया है सम मोर एटॉमिक मॉडल वेयर पुट फोर्थ आफ्टर बोयर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोयर्स के एटॉमिक मॉडल के बाद यहाँ पर कुछ और भी मॉडल्स है, ठीक है, यहाँ पर बताया। फिर इसके बाद बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज स्टडीड एट डेप्थ विद द एडवेंट ऑफ ए न्यू ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर को और डीप में इन्होंने स्टडी किया, ठीक है, एक न्यू ब्रांच, साइंस का एक न्यू ब्रांच से जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इसको समझ पाना हर एक किसी के लिए मुमकिन नहीं होता है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना। फिर इसके बाद बताया इसमें विथ ऑल थोस सम वेल एक्सेप्टेड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर एटम की स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, ठीक है, उसे यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम समझ सकें एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा जो है मॉडल दिख रहा होगा बोयर्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टडी करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है एन एटम इज़ फॉर्म फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। तो एक एटम के स्ट्रक्चर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर किससे फॉर्म होता है, या फिर एक एटम या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है किससे फॉर्म होता है, एक न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से क्या होता है, एक एटम क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है, एक एटम या फिर उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। दिस कंटेन 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा कि जो एटम होता है, ठीक है, एटम क्या कंटेन करता है, 3 पार्टिकल जो है कंटेन करता है। कौन कौन से, पहला तो है प्रोटॉन, ठीक है, जो कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और तीसरा है न्यूट्रॉन, ठीक है, जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है, जो कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता है। और ये सब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के बारे में। तो यहाँ पर देख लेते क्या दिए, द एटॉमिक न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। यहाँ पर बताया कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस मतलब एटम का न्यूक्लियस होता है उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब आपके मन में सवाल है कि ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है। तो अगर आपको पता है, ठीक है, जो मैंने क्या आपको पहले ही बताया था कि प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इसीलिए क्या होता है, ये जिसका जो न्यूक्लियस होता है एटम का वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। इसका पता है ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एटम इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसका जो पूरा मास मतलब वेट होता है कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होता है, न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रखना है।
फिर इसके बाद यहाँ पर बताया कि जब न्यूक्लियस कंटेंट टू टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको पता होगा कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस दो चीज़ कंटेन करता है। ठीक है, दो पार्टिकल, पहला तो होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन दोनों जब साथ में आते हैं तो उसे न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, फिर इसका बताया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, तो ये जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सब एक साथ आते हैं तो उसे न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डीप में स्टडी करने वाले हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व करता है उसके बगल बगल में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर एटम का स्ट्रक्चर देख रहे थे कि एटम के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो एटम होता है, ठीक है, एटम 3 पार्टिकल से बना होता है। सबसे पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ में आते हैं तो उसे न्यूक्लियन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हम लोग यहाँ पर एटम का स्ट्रक्चर देख रहे थे। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक एटम हो गया। ठीक है, यहाँ पर बीच में होता है एक न्यूट्रॉन। ठीक है, ये इसको पूरे को न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर बीच में होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। और ये जो पाथ होता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ होता है, यहाँ पर क्या रिवॉल्व करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब ये जो दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये जब दोनों साथ में आते हैं तो इसे न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियन कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसीलिए न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब यहाँ पर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, अब इसी को हम लोग एकदम डीप में अच्छे से समझने वाले कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो एकदम अच्छे से आप लोग यहाँ पर देखो, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रोटॉन के बारे में। तो यहाँ पर बताया प्रोटॉन इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो एक पार्टिकल होता है, ठीक है, एक पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। फिर इसका बताया था पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन इन इट। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब यहाँ पर बताया था कि सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज इसी की वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। फिर इसका बताया प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल पी, तो प्रोटॉन को पी से सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फिर इसका बताया ईच प्रोटॉन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि हर एक प्रोटॉन एक ही चार्ज कैरी करता है। ठीक है, एक सिंगल चार्ज कैरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया 1E इक्वल टू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसका एक वैल्यू है। ठीक है, ये 1E का वैल्यू है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। When total positive charge on the nucleus is expressed in the unit E, its magnitude is equal to the number of proton and in the nucleus। ठीक है, तो अगर जितने भी टोटल चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, वो सब डिनोट किससे किया जाता है, यूनिट ई से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 1+1E दिया है। ठीक है, 1+E ये क्या है, यूनिट है इसका। ठीक है, जब ये डिनोट किया जाता है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उतना होता है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, फिर उसका बताया द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द Z। ठीक है, तो जितने भी एटम, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना। और इसे डिनोट किया जाता है Z से। ठीक है, कैपिटल Z से एटॉमिक नंबर जो है डिनोट किया जाता है। ऑफ 1 प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 1U, यानी 1 डेल्टन। तो यहाँ पर जो 1 प्रोटॉन होता है कितना होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 यूनिट, और इसे डिनोट किया जाता है 1 डेल्टन से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि प्रोटॉन क्या होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर, और इसे डिनोट किया जाता है किससे, एटॉमिक नंबर को Z से। ठीक है, कैपिटल Z से।
और 1 प्रोटॉन कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 यूनिट होता है, ठीक है। 1 यूनिट मतलब 1 डाल्टन, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब यहाँ पर हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में देखने वाले हैं, क्या होता है न्यूट्रॉन के बारे में देखने वाले हैं, किसके बारे में, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटॉमिक पार्टिकल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल एन, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है कि न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और यहाँ पर न्यूट्रॉन एटॉमिक पार्टिकल जो न्यूट्रॉन होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना चाहिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन है, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है एन से, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, पार्टिकल न्यूट्रॉन जो है उसको डिनोट किया जाता है सिंबल एन से। बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसे डिनोट किया जाता है सिंबल एन से, ठीक है, कैपिटल एन से। फिर इसका बताया एटॉमिक न्यूक्लियर ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन विथ एटॉमिक मास 1 यूनिट कंटेन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्या कंटेन करते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस, और उसका मास होता है 1 यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास, एटॉमिक न्यूक्लियस का मास होता है 1 यूनिट, ठीक है, जो कि इक्वल होता है किसके, वो इक्वल होता है प्रोटॉन के, ठीक है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जितना यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोटॉन, 2 मिनट आप, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, 1 प्रोटॉन इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर जितना यूनिट मास इसका होता है उतना ही इसका भी होता है, ठीक है। मतलब जितना यूनिट मास प्रोटॉन का होता है उतना ही न्यूक्लियस का भी होता है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। फिर इसके बाद हम लोग ने यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देख लिया, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देख लिया, जो कि एटम के किस में रहता है, यहाँ पर सेंटर में होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि रिवॉल्व करता है, ठीक है, किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि कौन सा चार्ज होता है, वो जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। फिर इसके बाद बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। फिर इसके बाद बताया एंड द एम्प्टी स्पेस इज इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो इसके बीच में होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होता है एम्प्टी स्पेस, उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, वो क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है, जो एम्प्टी स्पेस होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक एटम, ठीक है, ये एटम हो गया, यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर कुछ न्यूट्रॉन है और कुछ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। ये क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका जो डिस्टेंस है इसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो बाकी का जो चैप्टर है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।